लाइफ ज्यादा आएगी, टूल चिप ऑफ बंद हो जाएगा। 2 माइक्रोन में होता है, अगर 4 माइक्रोन है आप शेपर को रिजेक्ट कर दीजिएगा। कई बार टूल मेकर अपना डिजाइन वो डिफाइन ही नहीं करते हैं ड्राइंग में। टेपर, कोटिंग, हार्डनेस, रनआउट, सिलेंड्रिसिटी, राउंडनेस, टोटल अलाइनमेंट विद इन 2 माइक्रोन। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो कार्बाइड टूल को यूज करके थ्रो अवे कर देते हैं। कार्बाइड टूल को, ड्रिल को कभी भी आप थ्रो अवे ना करें, वो हमारा ओपन चैलेंज है। 20% हम प्रोडक्टिविटी मिनिमम सेम मशीन से इंक्रीज कर देते हैं। फॉरेन से महंगे टूलों को इंडिया में बहुत ही औने पौने दाम पे बनवा लेते हैं और अपना कॉस्ट पर कंपोनेंट फट से रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब टूल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 50% कॉस्ट रिडक्शन आई। थ्रूकुलेंट हो या स्टेबल हो या सॉलिड हो, हेलिकल हो या स्पर हो। कार्बाइड टूल को ना फेंक करके उसको दोबारा से किसी और कंपोनेंट्स पे यूज करते हैं और आपको प्रोडक्टिविटी मिल जाती है लाखों की तादाद में। किसी भी कंपाउंड को ऑपरेशन करने से पहले टूल की क्वालिटी, टूल का मटेरियल, रॉ मटेरियल ग्रेड, टूल डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या आपके प्रोडक्शन में कॉस्ट पर कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है? क्या आपकी हॉविंग, शेविंग, शेपिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है? क्या आपका हार्ड पर टर्निंग सही से नहीं हो पा रहा है? और क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम दे रही है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कॉस्ट पर कंपोनेंट रिडक्शन की, हॉविंग, शेविंग, शेपिंग, हर तरह के फील्ड की इंप्रूवमेंट की, साथ में हार्ड पार्ट टर्निंग और साथ ही साथ ब्रोचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ अवेलेबल हैं बहुत ही धुरंधर गुरुजी, इस फील्ड के एक्सपर्ट मिस्टर टोकस। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर टोकस से, जिन्होंने अपनी 70 साल की जर्नी इस फील्ड में लगाई है और इस फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज जग जाहिर है, इंडिया से लेकर अब्रॉड तक। तो आइए मिलते हैं मिस्टर टोकस से। हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर टोकस। नमस्कार। तो आपकी कंपनियों में कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती होगी, टूल से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन पावर से रिलेटेड, कॉस्ट पर कंपोनेंट से रिलेटेड, सीपीसी हमेशा बढ़ा रहता होगा। मिस्टर टोकस इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इनके पास ये एक्सपर्टीज है कि किस तरह से आप बढ़े हुए कॉस्ट को कम कर सकते हैं। 2 रुपए के कॉस्ट को कैसे आप 5 पैसे की कॉस्ट में ला सकते हैं कॉस्ट पर कंपोनेंट के एवज में। तो सबसे पहले हम मिस्टर टोकस से जानना चाहेंगे इनकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में और लाइफ टाइम इन्होंने क्या क्या चीजें अचीव करी है। मिस्टर टोकस, कुछ आप हमें बताइए अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से आपने इस टेक्निकल फील्ड में कदम रखा और किस तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। नमस्कार। मैंने 1973 से 75 एक कोर्स किया, 75 to 76 एक कोर्स किया और फर्स्ट जर्नी मेरी केजी घोसला कंप्रेसर, जो बहुत बड़ी कंपनी होती थी, इंडिया नंबर 1 कंप्रेसर प्लांट, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और पहली जो जॉब मैंने की 1979 सियाराम कुमार, उसके बाद डीडी गेज, उसके बाद पंजाब ट्रैक्टर और उसके बाद हीरो होंडा 1986। मैं जब 1986 में आया तो मेरे को एक जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में जो जॉब मिली वो था कटिंग टूल इंस्पेक्शन एंड ऑर्डरिंग। अब 1986 दिसंबर में जब ज्वाइन किया तो इंडिया में रोल फॉर्मिंग टैप, बर्निशिंग रीमर की टेक्नोलॉजी इंडिया में थी ही नहीं। तो इसको देखते चलते कंपनी ने मेरे को बहुत आगे तक लेके गई कंपनी मेरे को, और मैंने इस लाइन में अपना कैरियर स्टार्ट किया। एल्यूमिनियम फेस, स्टील फेस और गेज सेक्शन की प्रोडक्टिविटी, हाउ टू यूज द टूल, टूल रीशार्पनिंग और टूल ज्योमेट्री। 1986 से 2014 में जब मैं रिटायर हुआ तो कंपनी ने, हीरो होंडा ने ही, हीरो कंपनी ने मेरे को अपनी कंपनी में रोक के टेक्निकल एडवाइजर बनाया और कंपनी ने ही कहा कि अपनी कंपनी का फर्म का नाम बताइए। तो मैंने CS कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी मैंने किया और हीरो में ही मैंने कंसल्टेंसी दी। उसके बाद मैं एब्रॉड चला गया, ऑस्ट्रेलिया। वहां पर जीलोंग कंपनी, जीलोंग में फोर्ड कंपनी का इंजन प्लांट था, वहां भी मैंने जिग फीचर्स पे और इंडिया से टूल ऑफिक्चर का सर्विस भी दी।
तो ये तो थी मिस्टर टोकस की एक छोटी सी जर्नी। इस छोटी सी जर्नी में इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जिनको कि सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे ऐसा क्या पॉसिबल है, 2 रुपए की कॉस्ट पर कंपोनेंट आने वाली प्रोडक्ट का कॉस्ट 5 पैसे हो सकता है। तो जी हाँ, इन्होंने 2 रुपए कॉस्ट वाली कंपोनेंट का कॉस्ट 5 पैसे भी लाके दिखाया है, वो भी बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी में। तो अब मैं मिस्टर टोकस से जानना चाहूंगा कि इन्होंने किस किस फील्ड में कैसी कैसी टेक्निकल सर्विसेज दी हैं, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरह की कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और जिससे कि कंपनीज को फायदा हुआ है, कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और उसमें जाके इंप्रूवमेंट्स करी है। कुछ इसके बारे में आप बताइए। जैसे मैं हीरो में था तो वहां से मैंने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की और मैंने ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट किया। उसके बाद में इंडिया भी कंपनी बुलाती रही। फॉर एग्जांपल एवटेक, ये तो बहुत बड़ी बिरला की कंपनी है जिनके प्लांट हुसूर में है, बेंगलोर में है, मद्रास में है। इन कंपनियों में मैं टेक्निकल एडवाइजर, मेरी रिपोर्टिंग नीरज जैन एमडी होती थी और मैंने वहां पर कंजाकी मशीन, हॉबी मशीन और हुंडई मशीन पे एल्यूमिनियम कंपाउंड में कॉस्ट सेविंग पे काम किया, टूल कॉस्ट पर कंपाउंड में काम किया और जितने भी जापान से स्पेस, कॉलेट, मेंडल्स टूलिंग आती थी उनको इनलाइज किया और कंपनी को करोड़ों में सेविंग करके दी। फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड का नाम बताऊंगा। जर्मन का एक पार्ट था 3 फीट बाई 2 फीट बाई 1 फीट डीप, उसका साइकिल टाइम 1 घंटा 5 मिनट था, जो कि मैंने 1 हफ्ते बाद उसका साइकिल टाइम 24 मिनट कम किया, जिसकी कॉस्ट कंपाउंड जो थी वो अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज से लेके और 65 रुपीज आई, 35 रुपीज पर कंपाउंड सेविंग हुआ। नेक्स्ट, अभी जितना ही काम किया है कंपनी में, जर्मन में, स्विट्जरलैंड में, जापान में, ताइवान में और फोर्ड कंपनी में, इन्हीं कंपनियों के मेरे को बड़े चैलेंज मिले हैं और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं। मानेसर में जो मुंजाल शो है, हमारे शिवम ऑटो कंपनी है, जितनी 7-8 कंपनियां हैं, मैं जो मेजर बता सकता हूँ। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने एटलीस्ट 50 कंपनी में अपनी कंसल्टेंसी दी है। इस कंपनी में, CS कंसल्टेंट कंपनी में, मेरे पास बहुत अच्छी स्किल और स्ट्रेंथ है। तो जितनी कंपनी मैंने कंसल्टेंसी दी है, लाइक दैट मुंजाल शोवा, शिवम ऑटो, हीरो मोटो और किरण उद्योग, लेटेस्ट ASK ऑटोमोटिव, मानेसर, ऑल प्लांट, बेंगलोर, सभी प्लांटों में मैं यहाँ अप्रोक्सीमेट 10 महीने मैंने काम किया। इस जर्नी में मैंने जो अचीवमेंट की, मैं बोलना चाहूँगा कि टूलिंग में, प्रोडक्टिविटी में और रिजेक्शन कंट्रोल में अच्छा रिजल्ट मिला कंपनी को। अब मैं चाहूँगा कि जिन कंपनियों में अभी मैं काम कर रहा हूँ उन कंपनियों में मैं कंटिन्यू करूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट की है तो इस कंपनी में मैंने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों में बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट को अचीव किया। फॉर एग्जांपल गेट सेक्शन में, हॉबिंग में, टूल लाइफ इंप्रूवमेंट लाइक दैट, रीशार्पनिंग, कोटिंग थिकनेस, हाउ टू चेक कोटिंग थिकनेस लेयर बालजर की। इन चीज़ों में टूलिंग कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी के रिजल्ट ड्रास्टिकल निकलते हैं। फिक्चरिंग में, किसी भी गियर में अगर आपके कोऑर्डिनेट पैरामीटर अच्छी होते दिन 8 में, आप दिन 6 तक शेविंग में ले आते हैं। मैंने किसी भी गियर को आज तक अगर स्टार्ट किया है तो दिन 4 तक मैं लेके आऊँ। इंडिया में हीरो में गियर रोलिंग स्टार्ट की जो जर्मन से लेके आया। आज इंडिया में शायद मैं कहूँगा और बड़े चैलेंज के साथ कहूँगा, गियर रोलिंग इंडिया में हीरो के पास ही है। हम गियर शेविंग करते थे पहले, 6 मशीनों की जो प्रोडक्शन, साइकिल टाइम जो 35 सेकंड आता था वो हमने 5 सेकंड फ्लोर टू फ्लोर किया। गियर रोलिंग की जो लाइफ है वो 2 लाख है। आज भी वो मशीन हीरो में गुड़गांव प्लांट में रनिंग में है। रिगार्डिंग ब्रोचिंग मशीन, किसी कंपाउंड में परपेंडिकुलरिटी ब्रोचिंग के बाद नहीं आती है, उसके रिजल्ट
नहीं अचीव हो पाते, तो ब्रोचिंग में परपेंडिकुलरिटी, ड्रैगिंग, टीयरिंग, गेज क्वालिफिकेशन का ना आना, उसमें हमने बहुत डीपली काम किया है। और शेपिंग, हेलिकल, इनर शेपिंग, सब तरह की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं। हार्ड टर्निंग, ग्राइंडिंग की जो 1.6 RA जो ग्राइंडिंग में लेते हैं, हम उसको हार्ड टर्निंग में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है बंसल ब्रदर, उन्होंने पहले ग्राइंडिंग करते थे, अब वो हार्ड टर्निंग में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से किसी भी टूलिंग में हम फाइन बोरिंग करते हैं एल्यूमिनियम फेस में, एल्यूमिनियम कंपाउंड में। होता क्या है कि हम फाइन बोरिंग में 06, 02, 04 की इंसर्ट के फाइन बोर करते हैं। 12 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर के एल्यूमिनियम बोर में हम बर्निशिंग रीमर से भी वही अचीवमेंट कर सकते हैं जो फाइन बोरिंग में करते हैं। बर्निशिंग रीमर 10 बार को हम रिशार्पनिंग कर सकते हैं। 10 बार रिशार्पनिंग, एक बार की रिशार्पनिंग से 10,000 कंपाउंड निकल सकता है डायमीटर 12 में। अप्रॉक्सीमेट में आपको थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूँ। तो इन एप्लीकेशन में फाइन बोरिंग को हटा के बर्निशिंग रीमर एप्लीकेशन में ला सकते हैं। इसी तरह से किसी भी गियर ऑपरेशन शॉप में नाची रैक मशीन, नाची रैक मशीन 1990 में फर्स्ट टाइम इंडिया में तोयामा जापान ये मशीन ट्रायल करके और गैंग रोलिंग मशीन हीरो होंडा में स्टार्ट किया। उसके बाद ये मशीन को हमने इंडिया में प्रोड्यूस किया, स्टार्ट किया और डिजाइन किया MTE मशीन टूल इक्विपमेंट हैदराबाद। इसमें मैंने कंसल्टेंसी दी और मिस्टर रेड्डी की कंपनी है, हमने इस कंपनी में तन मन लगा के इस कंपनी को आगे उठाया और नाची की मशीन का इंडिया में हमने स्टार्ट किया, नियरली बेटर देन नाची। और उस मशीन की कॉस्ट ऑलमोस्ट आज इंडिया में 70% कॉस्ट है, 30% सेविंग की। ये भी इंडिया में हमने अचीवमेंट किया। अब नेक्स्ट मेरा जो काम करने का रास्ता है, मैं चाहूँगा कि पावर शेविंग है, शेविंग की जगह पावर शेविंग, रीग्राइंडिंग ऑफ शेविंग कटर की टेक्नोलॉजी हम देते हैं, गाइड करते हैं हाउ टू चेक इंस्पेक्शन टूल, हाउ टू इंस्पेक्ट बाई। अब हम क्या करते हैं, रोल फॉर्मिंग टैप को कैसे चेक करते हैं नहीं पता, कटिंग टूल को कैसे चेक करते हैं, कैसे रिशार्पनिंग करते हैं, ये सारी हम ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी कॉस्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है वो हमारे पास एक्सपर्टीज है। हम लोगों के पास जाके हाथों से करके देते हैं, प्रेजेंटेशन करके देते हैं, अपनी क्लास अटेंड देते हैं उनको और अपना वर्कशॉप देके लोगों को आगे स्टार्ट करना सिखाते हैं। तो देखा आपने मिस्टर टोकस किस किस क्रूशियल कंपोनेंट के फील्ड में काम किया है इन्होंने। जिस फील्ड के बारे में आप सोच भी नहीं सकते उस फील्ड में इन्होंने इंप्रूवमेंट करके दिखाई हुई है। और वो ऐसी ऐसी फील्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को धरती से आसमान पे ले जा सकती है। तो ये सब चीजें एक एक्सपर्ट के हाथों में ही हो सकती है जो अवेलेबल है मिस्टर टोकस के पास। तो आपकी कंपनी में कई बार ऐसा होता होगा कि एल्युमिनियम कंपोनेंट्स में कई तरह के प्रॉब्लम्स आते होंगे, गियर सेक्शन में भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आते होंगे, लीड प्रोफाइल कंट्रोल नहीं होती होगी, साथ ही साथ उसकी साइकिल टाइम भी बहुत ज्यादा आता होगा। और स्टील सेक्शन की VMC में भी आपको कई तरह के कॉस्ट पर कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा हाई जाते होंगे। तो इन सब फील्डों से परेशान आप हमेशा रहते ही होंगे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है तो इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट करके मिस्टर टोकस ने दिखाया है। तो आज हम जानेंगे कि मिस्टर टोकस किस तरह से इन फील्ड्स में जाकर के इंप्रूवमेंट करते हैं। तो मिस्टर टोकस आप हमें कुछ बताइए कि एल्युमिनियम के कंपोनेंट्स में, स्टील पार्ट्स के कंपोनेंट्स में और गियर पार्ट के कंपोनेंट में किस तरह से आप CPC कॉस्ट पर कंपोनेंट रिड्यूस करते हैं। मैं पहले एल्यूमिनियम फेस के बारे में बोलूँगा। कोई भी कंपाउंड फेस मिल करते हैं, फाइन बोरिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग टैप से करते हैं या थ्रेडमिल कटर से करते हैं। थ्रेडमिल कटर हमेशा PCD का होता है, रोल फॉर्मिंग टैप कार्बाइड और SS का भी होता है। जो फेस मिलिंग का अगर हम करते हैं उसमें फ्लैटनेस पैरेललिज्म नहीं आती है। कई दफ़ा
50 माइक्रोन हमारी एक लिमिट है, तो 60-70 पे पहुंच जाती है और हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में हमें पीसीडी इंसर्ट को हम यूज करते हैं या कार्बाइड इंसर्ट, आईएसओ इंसर्ट यूज करते हैं। हमें पैरेललिज्म, क्लैंपिंग, पिक्चर रेस्टिंग, मशीन वाइब्रेशन, क्लैंपिंग फोर्स, इसको हम फोकस करते हैं। फीड, आरपीएम, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट। कई बार क्या होता है कि रफिंग में हम अलाउंस लेते हैं और फिनिशिंग में हमारा कई बार 0.5 या 0.6 अलाउंस रह जाता है, जिससे कि हमारी आरए वैल्यू नहीं मिलती है या फ्लैटनेस नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हम बैलेंस करके हमें देखना पड़ता है कि हमें फिनिशिंग इंसर्ट में कितना मेटेरियल अलाउंस रखना चाहिए। दूसरा फाइन बोरिंग में क्या होता है कि ड्रिल के बाद हम कोड ड्रिल लगाते हैं, कोड ड्रिल के बाद हम फाइन टूल लगाते हैं। फाइन बोरिंग में कई बार हम पीसीडी रिमर की आरपीएम कार्बाइड टूल से इक्विवेलेंट रखते हैं। वो आरपीएम, कटिंग, फीड स्पीड कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि नंबर ऑफ टीथ 2 हैं, बोर 50 mm का है, तो 2 की जगह हम 4 नंबर ऑफ टीथ क्यों नहीं रखते पीसीडी पे, या 120 डिग्री पे 3 क्यों नहीं रखते, 2 ही क्यों रखते हैं, या सिंगल क्यों रखते हैं। ये डिपेंड करता है कंपाउंड की बिहेव पे या उसके स्ट्रक्चर पे। इन चीजों को देख के सभी चीजों को हम स्टडी करते हैं और अलाउंस पे हम जो मटेरियल कटिंग होता है उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा कोई कंपाउंड रिजेक्ट ना हो और टूल कॉस्ट पीसीडी पे हमें अचीव हो जाए। अगर 2 पे है तो हम चाहेंगे कि 30% तो हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। आरपीएम, फीड स्पीड और रनआउट, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, कंपाउंड का सब चीजों को इंटरलिंक करके हमें कंट्रोल करना होता है। तो देखा आपने, इन्होंने जैसा बताया कि एल्युमिनियम के कंपोनेंट्स पे किस तरह से आप अपने कंपनी में अगर एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि यही चीज आप अगर स्टील का कंपोनेंट है तो उन पे कैसे अप्लाई करते हैं। स्टील में अगर मैं किसी भी क्रैंकशाफ्ट को ही लेते हैं, क्रैंकशाफ्ट का जो पिन होल है या फेस टर्निंग है या बेरिंग डायमीटर है या टेपर एंगल है या थ्रेडिंग है, इन सब स्टील में हमें पिन प्रेसिंग मशीन है, फाइन बोरिंग है, लेफ्ट क्रैंकशाफ्ट है, राइट क्रैंकशाफ्ट है, प्रेसिंग के बाद रनआउट आ जाता है। इट मीन्स हमारा एक्सिस से फाइन बोरिंग का जो बोर है वो परपेंडिकुलरिटी नहीं, या उसमें टेपर रोल्टी है, या इंटीरियर एग्जिट में हमारा टूल डिफ्लेक्ट होता है। ये सब चीजें हमें हर टूल को सिलेक्शन के टाइम पे अलाउंस के हिसाब से मेटेरियल की हार्डनेस पे, मेटेरियल के स्ट्रक्चर पे हम कंट्रोल करते हैं। रनआउट हमारा अगर 10 माइक्रोन है, कहां पर, पिन होल में, बाकी तो एरिया हमारा फ्री होता है, फेस फ्री होता है। पिन होल का, ऑयल होल का जहां इंटरेक्ट कट आता है वहां पर कई बार सब फिनिशिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इन सब चीजों को हम टूल सिलेक्शन करते हैं, पैरामीटर को और मशीन के स्पेंडल के रनआउट को, और टूल वियर रेजिस्टेंस कैसे होता है उन सबको मॉनिटर करके चलते हैं स्टील में। तो देखा आपने, स्टील में भी कई फील्ड में किस किस तरीके से आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ साथ अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि ये तो ठीक है एल्युमिनियम का फील्ड और स्टील का फील्ड, अब हम जानना चाहेंगे कि गियर के फील्ड में कैसे कॉस्ट पर कंपोनेंट हम कम करते हैं, साथ ही साथ गियर की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और साथ में कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं गियर के फील्ड में किस किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो सर प्लीज आप बताइए कि गियर के फील्ड में कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करें और कॉस्ट पर कंपोनेंट रिड्यूस करें। गियर हेलिकल हो या स्पर हो, फाइन मॉड्यूल हो या बिगर मॉड्यूल हो या डीपी में हो, हमें किसी भी गियर को काटने से पहले उस गियर की मटेरियल का हार्डनेस चेक करना, रॉ मटेरियल को। अब अलाउंस क्या है, फिक्चर पे रनआउट क्या है, टॉप बॉटम सेंटर का लाइन क्या है, कॉलेट होल्डिंग कैसी है, और टूल पे जो हॉप कटर है या शीपर कटर है या शेविंग कटर है उसकी एक्यूरेसी ऑन स्पेंडल, एक्सियल और रेडियल, बिफोर कटिंग टूल इंस्पेक्शन, क्या वो प्रॉपर शार्पनिंग हुआ है, क्या कंपाउंड रनिंग के टाइम पर
क्या ट्रू है, एक्सिस में है, इन सब चीजों को हम पूरा नोटिट करके और डेप्थ ऑफ कट, FH अल्फा, FA, FFA, क्राउनिंग, टिप रिलीफ, फिनिशिंग गियर में इन सब चीजों को ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें मॉनिटर करना होता है। हमें शेविंग कटर पे फॉर एग्जांपल फेस रनआउट, कई बार तो ऐसा होता है कि एक शेविंग कटर ने लाइव दे दिया 5000 कंपाउंड, हमने उसको उतार दिया है, उसको रिशार्पनिंग किया, दोबारा लगाया, सेम कोऑर्डिनेट है, सेम पैरामीटर, पीस रनआउट सेम है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रीजन नहीं पता। उसका रीजन है कि उस कटर को आप दोबारा खोलें, कटर को फेस चेंज कर दें, या उस कटर को वापस उतार के दोबारा आप लगा सकते हैं और रिजल्ट आ जाएगा। कई एक कटर 20 बार चलाओ सेम रिजल्ट आता, कई कटर चलते नहीं है। डायगोनल आजकल क्वालिटी नहीं चलती है, प्लंज एक्यूरेसी है, प्लंज सिस्टम है, प्लंज ऑपरेशन है। तो प्लंज में रिशार्पनिंग शेविंग कटर का क्या एक्यूरेसी है, क्या हमें हीट ट्रीटमेंट के बाद क्या डिस्टॉर्शन आया था, क्या टिप क्लप्स हुई है, क्या पीसीडी पे रनआउट आया, वो हमें सारा एक्यूमुलेट करना होता है शेविंग कटर की रिशार्पनिंग पे, प्लस आ माइनस। रिगार्डिंग ब्रोचिंग में, ब्रोचिंग कई दफा हमारा टूल अंदर से ड्रैगिंग, टीयरिंग मटेरियल हो जाता है और जो लुक है वो अच्छी नहीं लगती। हमें क्या करना होता है, ब्रोचिंग का कॉम्बिनेशन ब्रोच है, स्प्लाइन ब्रोच है, प्लेन ब्रोच है, उसकी फीड 2 मीटर 3 मीटर कटिंग और बॉटम फेस फीचर रनआउट रेस्पेक्ट टू कॉलेट या पुल ब्रोच, पुलिंग को अलाइन करना होता है, मशीन को अलाइन करना होता है, मशीन को अलाइनमेंट चेक करनी होती है, मशीन को 200 मिलीमीटर में कितना हमें एक्यूरेसी चाहिए वो हमें एज पर स्टैंडर्ड रखना होता है, जो मशीन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। पुरानी मशीन है तो उसको भी हम अच्छी तरह से रिजल्ट ले लेते हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड करके बोर को, फेस को और कंपाउंड को, इनपुट को चेक करके फर्स्ट 10 पार्ट चेक कीजिएगा, रिजल्ट नहीं आता तो उसको पर्टिकुलर मार्क कीजिएगा, प्रॉब्लम परपेंडिकुलरिटी कहाँ से है उसको आइडेंटिफाई करके मार्क करके हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। रिगार्डिंग कोई भी गियर, कैसा भी गियर, प्लेन बोर्ड में हम जैसे जीपीडी है, गियर प्राइमरी ड्राइवर ड्रिवन, इसकी वो बहुत हाई एक्यूरेसी में ये पार्ट बनता है, इसकी एक्यूरेसी दिन 6 में हम ले सकते हैं, शेविंग में 7 में आ जाती है आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, और कंसिस्टेंसी रिजल्ट हम ले लेते हैं। कटर को और कंपाउंड के इनपुट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो हॉबिंग से निकाल के शेविंग के रिजल्ट हम फाइनल कर पाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से आप FH अल्फा, क्राउनिंग और गियर की कई तरह के प्रोफाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिन प्रॉब्लम को मिस्टर टोकस बड़ी ही चुटकियों में रिमूव कर देते हैं और कॉस्ट पर कंपोनेंट रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज जो है बहुत ही ज्यादा डीपली नॉलेजफुल है और इस वजह से इन सब कामों को ये बड़े ही आराम से कर पाते हैं। तो चलिए अब इन बातों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मिस्टर टोकस कैसे आप किसी कंपोनेंट्स की ऊपर कोटिंग की जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती है और कंपोनेंट की इंप्रूवमेंट किस तरह से कोटिंग में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे शेविंग कटर हैं उस पर कभी कोटिंग नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इसके फ्यू माइक्रोन कटिंग है, आफ्टर कोटिंग डैमेज हो जाता है। हॉब शेपर कटर या फॉर्म टूल या कार्बाइड के कोई भी कॉम्बिनेशन टूल्स में हम कोटिंग ले लेते हैं। कोटिंग की जो लेयर है, इंडिया में फर्स्ट टाइम पे 1988 में मल्टी आर कंपनी आई थी। मल्टी आर कंपनी से जब हमने जो लेसन सीखा कि कोटिंग के बाद हमारी जो लाइफ आई वो 10 टाइम्स लाइफ आई थी। उसके बाद 2-3 साल के बाद बालजर कंपनी आई, वो भी पूना में आई। मैंने बालजर में जाके विजिट किया और कोटिंग की थिकनेस को हाउ टू चेक, कैसे चेक करते हैं, कोटिंग की थिकनेस 4 माइक्रोन क्लेम करता कंपनी, हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं वो हमने सीखा। और टूल की रिशार्पनिंग के बाद हमने टूल की लाइफ को बहुत आगे तक लेके गए और टूल कॉस्ट पर कंपोनेंट जो 10 पैसे आता था वो हमने 2 पैसे भी किया। ये रिजल्ट हमने बहुत अच्छी तरह से कोटिंग को डीपली स्टडी किया। टूल हमेशा स्टील में कोटिंग में बहुत प्रोटेक्ट करता कटिंग एज को।
कोटिंग एक ऐसा छोटा सा फील्ड सुनने में लगता है, मगर कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी टूल कॉस्ट को रिड्यूस करने में। और टूल कॉस्ट अगर कम हो गई तो आपके कंपोनेंट की सीपीसी अपने आप ही डाउन हो जाती है। तो इन सब चीजों से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कॉस्ट पर कंपोनेंट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी कंपनियों में कई ऐसे कंपोनेंट्स भी होंगे जो कि सिर्फ इंपोर्टेड टूल्स पे काम कर रहे होंगे, आपको अब्रॉड से टूल मंगाने पड़ते होंगे उनको मैन्युफैक्चर करने में। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन सब फील्ड में परेशान हैं कि इंपोर्टेड टूल्स मंगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा कॉस्ट पर कंपोनेंट आ जाता है और कंपोनेंट की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है बिकॉज यू आर बाइंग द टूल्स फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या मिस्टर टोकस आप इन फील्ड पे भी काम करते हैं और इन फील्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे हम इस फील्ड को इंप्रूव कर सकते हैं और हम अपनी कंपनी के कंपोनेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इंपोर्टेड टूल को लेकर के? बिल्कुल, जितने भी हमने अभी तक जो हमने सीखा है, देखा है इंडस्ट्री में जाके, कि जो इंपोर्टेड टूल इंसर्ट है, बीट है, फॉर्म टूल है, कोई भी फॉर्म टूल लाइक दैट पीसीडी का है, कार्बाइड का है या डायमंड का भी है, इन चीजों पे हमने इंडिया में डेवलप किया है। एग्जांपल, जितने भी ये आपके एवटेक में थे टूल, उसमें हमने कंजाकी की कॉलेट जो 1,20,000 की एक आती थी, वो हमने फरीदाबाद से हमने सिर्फ 27,000 की बढ़ाई और उसकी जो लाइफ आई इक्विवेलेंट टू कंजाकी। मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, कंजाकी। वो शिवी मशीन की कॉलेट 2 महीने की उनकी डिलीवरी होती है, हमने उसको विद इन 2 वीक 20% कॉस्ट पे सेम लाइफ दी। रिगार्डिंग टूल से रिलेटेड कोई भी टूल हमारा कोई स्पेशल है, मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। हमारे सामने कोई टूल आएगा, कोई भी हमें देगा कि सीकेडी है, जापान का है, जर्मन का है, हम जरूर उस टूल को एनालाइज करने की ट्राई करेंगे और हम करते हैं और हमें किया है, करते रहेंगे। इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि आगे जैसे हम मीटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉपिंग आर्बर, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हॉपिंग आर्बर 1,20,000 रुपए की आती है, डाय 32, 14, 20 जो भी है, स्टैंडर्ड 22। ये जो हॉपिंग आर्बर कंपनी जापान से, कई बहुत कंपनियां जापान से मंगाती हैं, 1,20,000। हम सेम बोरिंग बार सेम सिर्फ 22-25,000 में हम इंडिया में बना देते हैं। टेपर, कोटिंग, हार्डनेस, रनआउट, सिलेंड्रिसिटी, राउंडनेस, टोटल अलाइनमेंट विद इन 2 माइक्रोन, कंप्लीट ऑल पैरामीटर विद इन 2 माइक्रोन। कोई भी फीचर होल्डिंग डिवाइस का सीकेडी अगर है, हम 100% उसको इंटरनाइज कर देते हैं और जल्दी सेम क्वालिटी से। तो देखा आपने, ये जो है फॉरेन से महंगे टूलों को इंडिया में बहुत ही औने पौने दाम पे बनवा लेते हैं और अपना कॉस्ट पर कंपोनेंट फट से रिड्यूस कर देते हैं। किसी भी सर्कलिप के लिए, बेरिंग लॉकिंग के लिए ऑयल ग्रू हम बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सैंडविक की या किसी बड़ी कंपनी की, किसी भी बड़ी कंपनी की ग्रूइंग इंसर्ट। ग्रूइंग इंसर्ट की जो क्वालिटी है, क्या वही ग्रू तो काट के देता है ना, बस सर्कल लगता है या ओरिंग लगता है, एक स्टॉपर है। वो ग्रूइंग की जो लाइफ आती है हॉबिंग से ज्यादा कॉस्टली आती है। आप देखिएगा, कोई भी ग्रूइंग इंसर्ट आपको 1,000, 2,000, 3,000 के नीचे नहीं मिलती है, किसी का भी ले लीजिएगा। अगर उस ग्रूइंग इंसर्ट को हम सेम ओपीजी ऑपरेशन करके 80% लाइफ ले लेते हैं और कॉस्ट अगर 3,000 की है, वो सिर्फ हम 600 में 80% लाइफ दे देंगे। इसका मतलब टूल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 50% कॉस्ट रिडक्शन आई। सेम कार्बाइड टूल, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो कार्बाइड टूल को यूज करके थ्रो अवे कर देते हैं। कार्बाइड टूल को, ड्रिल को कभी भी आप थ्रो अवे ना करें, उसको यूज करके एल्यूमिनियम फेस में या स्टील फेस में रिफॉर्म करें। थ्रूकुलेंट हो या स्टेबल हो या सॉलिड हो, हेलिकल हो या स्पर हो, किसी भी टूल को
प्रॉपर शार्पनिंग करके आप प्रॉपर लाइफ ले सकते हैं और सेम लाइफ ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट कई हजारों में आती है। ये मेरे पास प्रमाण है, रिजल्ट है और सर्टिफाई हूं मैं कि जिस कंपनी में मानेसर में ₹2.50 कॉस्ट आती थी एल्युमिनियम फेस में, उस टूल को हमने रिशार्पनिंग, रिफॉर्मिंग, रिग्राइंडिंग करके बेटर ज्योमेट्री करके हमने उस कॉस्ट को 2 से 5 पैसे लेके आए हैं। तो देखा आपने किस तरह से आप कार्बाइड टूल को ना फेंक करके उसको दोबारा से किसी और कंपोनेंट्स पे यूज करते हैं और आपको प्रोडक्टिविटी मिल जाती है लाखों की तादाद में, और आप अपना कॉस्ट पर कंपोनेंट बड़े ही आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। इन्हीं सब एक्सपर्टीज की वजह से तो ये कहे जाते हैं एक्सपर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। थैंक यू। किसी भी कंपाउंड को ऑपरेशन करने से पहले टूल की क्वालिटी, टूल का मटेरियल, रॉ मटेरियल ग्रेड, टूल डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी गियर के लिए, किसी भी क्रैंकशाफ्ट के लिए, किसी भी कैंशाफ्ट के लिए, किसी भी शाफ्ट के लिए आपकी टूल सिलेक्शन आपको पता होनी चाहिए। मशीन के पैरामीटर, टूल सिलेक्शन तो बेटर है आपकी, कर लिया आपने, पैरामीटर कोरिलेट नहीं हो पा रहा, पैरामीटर आपके फीट ज्यादा है या स्पीड कम है या फीट कम है, इन सब चीजों को देख के आपको आगे फोकस लेके चलना चाहिए कि हमारा टूल सही है, मशीन स्पेंडल सही है, होल्डिंग डिवाइस सही है और डेप्थ ऑफ कट सही है, तो हम सब चीज को इजीली हैंडल करके और अचीव कर सकते हैं। 1 man 2 मशीन, ये सभी को मालूम है कि 1 man 2 मशीन। अब ये 1 man 2 मशीन का मतलब क्या है कि एक मशीन पे एक आदमी नहीं, 2 मशीन पे एक आदमी है। अरे एक मशीन पे एक आदमी डिपेंड करता है उसका साइकिल टाइम क्या है। अगर किसी मशीन का साइकिल टाइम 3 मिनट है, सामने वाली मशीन का साइकिल टाइम 2 मिनट है, तो क्या करेंगे आप? 1 मिनट का वेरिएशन आ गया। आपको करना चाहिए 1 man 2 मशीन। 1 man 3 मशीन भी की है हमने हीरो में, प्लान लेआउट चेंज करके हुआ है। मैं नाम ले रहा हूं कंपनी का, इसीलिए आज हीरो वर्ल्ड में 20 साल तक, आज तक वर्ल्ड नंबर 1 रही है। उसमें एक हमारा नाम एक अच्छे से रहा, कंपनी में जोर से काम किया, और मैं हमारे हीरो के चेयरमैन साहब से मैं अवार्डेड हूं। ऐसे करके मैं ब्रिजमोहन मुंजाल साहब से जो बोलते थे, जो स्पीच पब्लिक को देते थे, वो मैं बहुत अच्छी तरह से सुनता था उनके नीचे बैठ के। वो हमारे भगवान रहे हैं, वो हमारे गुरु रहे हैं। हमने बहुत सीखा और आगे सीखने को उनकी रास्तों पे हम चल रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या फील्ड में आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब प्रॉब्लम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको रिजेक्शन की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम तो हर एक कंपनी की प्रॉब्लम है। रिजेक्शन तो बहुत ही ज्यादा होती है और आप चाहते हैं रिजेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए। तो रिजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम किस तरह से क्या करें कि रिजेक्शन रिड्यूस हो जाए, तो आज हम जानेंगे मिस्टर टोकस से कि कैसे, किस तरह से काम किया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रिजेक्शन को कंट्रोल किया जा सके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो मिस्टर टोकस कुछ बताइए कि रिजेक्शन को किस तरह से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सीएनसी में, वीएमसी में, गियर रोलिंग में और हॉबिंग में, शेविंग में, शेपिंग में, ब्रोचिंग में किस तरह से कंट्रोल कर सकें। देखो, डिपेंड करता है कि आपकी रिजेक्शन फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, मींस OP10, OP20, OP30 मींस स्टार्टिंग में अगर आपकी रिजेक्शन है, टाइप ऑफ रिजेक्शन, नेचर ऑफ रिजेक्शन क्या है, फेस का है, बोर्ड का है, थ्रेडिंग का है, गेज का है या CD का है, डिपेंड करता है आपका रिजेक्शन। हमें दिखाइए, हमें बताइए, हम करेंगे। लेकिन आपका फिनिश पार्ट में अगर रिजेक्शन आती है, वो डायरेक्ट कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। हम उसको सारा ऑपरेशन कर दिए और लास्ट में हमें हीट ट्रीटमेंट में डिस्टोर्शन आके रिजेक्शन आई। उसके लिए हमें टूल में क्या डिस्टोर्शन को कब कैसे मैच करना है, कैसे कंपनसेट करना है टूथ पे प्रोफाइल को। अगर कोई भी FHL का टीथ का लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है और विद इन स्पेक नहीं है, 10 माइक्रोन चाहिए, वो 14 आ गया, तो हमें कंपनसेट करना हॉबिंग में या शेविंग में। दिन 8 में है, दिन 4 में है, दिन 6 में है। अगर हम गियर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग में अगर रिजेक्शन आती है, इसका मतलब हमारा फिक्चर, होल्डिंग डिवाइस, रोटेटिंग टूल्स, रोटेटिंग व्हील्स, ग्लेजिंग है, लोडिंग है, क्या बर्निंग हो गया व्हील,
या कंपाउंड में ब्लैकनिंग आ गई। ये डिपेंड करता है रिजेक्शन, टाइप ऑफ रिजेक्शन। टर्निंग में है, आपने टर्निंग में अपनी पीसीडी लगा दिया, एल्युमिनियम है, अरे पीसीडी का ग्रेड कौन सा E6 है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी ओवरहैंग कितना टूल है। पीसीडी में अगर वाइब्रेशन आ गई, चटिंग आ गई, रिजेक्शन आ गया, ओवरहैंग तो नहीं है टूल, मेटल अलार्म ज्यादा तो नहीं है, या टूल पे हमने ओवर यूज तो नहीं कर लिया, टूल लाइफ फिक्स की हुई है क्या। टूल लाइफ फिक्स करने के बावजूद भी कई बार माइक्रोन में पीसीडी का टूल या सीबीएल का टूल माइक्रोन में चिप ऑफ हो जाता है। फर्स्ट उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा कि वो चिप ऑफ तो नहीं है, नेक्स्ट कंपाउंड को रोक लीजिएगा। रिजेक्शन को कितने रीजन ऐसे हैं कि ये मैन मेड है, आदमी को ये एकदम फोकस रख के चलना होगा कि मेरा टूल ठीक है, मशीन ठीक है, अलाउंस ठीक है, कंपाउंड की हार्नेस ठीक है, या मेरे पैरामीटर में कहीं वेरिएशन है। इन सब चीजों को देख के चलना होगा, चाहे वो ब्रोचिंग हो, चाहे वो रोलिंग हो। गियर रोलिंग है, सर्कुलर रोलिंग पहले था, आजकल तो फ्लैट रैक रोलिंग आ गया, मल्टी रोलिंग आ गई है। अभी मैं जैसे एवटेक में था, 3.5 लाख का एक टूल था रैक रोल का, 3.5 लाख का, और कंपाउंड था अमेरिका में सप्लाई होता था। उसका रोल को हमने पूरे 1.5 मीटर का रोल था, उसको हमने कैल्विनेशन, डिकम्प्रेशन और पेनिट्रेशन 3 जोन होते हैं रोल में। कोई भी रोल हो, सर्कुलर हो तो उसमें तो सर्कुलर प्रोफाइल है, लेकिन रैक रोलिंग में या इंक्रीमेंट रोल में 3 जोन होते हैं। तो इन तीनों जोन पे जो आरपीटी है, राइट और टूथ है, वो क्या कैलकुलेट किया हुआ है। टूल मेकर तो बोलेगा ठीक है, क्या हमारा कंपाउंड रोटेट हो रहा है, क्या एक्सिस में है वो, या रनआउट है, या रोलिंग के टाइम पे एंट्री या एग्जिट में चेम्बर में तो ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये सब चीजें कटिंग वेल प्रॉपर है, या हम रोलिंग के टाइम पर क्या हम प्रॉपर उसको क्लीन करके चलाते हैं। वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, रोलिंग प्रिंसिपल तो सेम है, फंक्शन तो सेम है। हमें कंपाउंड की हार्डनेस HRB या HRC हमें पक्का इंश्योर करना चाहिए कि हमारी हार्डनेस ठीक है बिफोर रोलिंग। तो दोस्तों, आपको इन सभी चीजों के साथ साथ कई बार ये प्रॉब्लम आती होगी कि कई कंपनीज आपको टूल तो दे देती है मगर डिजाइन नहीं देती, और डिजाइन ना देने की वजह से आपको हमेशा परेशान रहना पड़ता है, ये कि आपको टूल उसी कंपनी से बार बार परचेज करना पड़ता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आखिर कटिंग टूल की डिजाइन कैसे इन हाउस कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे मिस्टर टोकर से कि किस तरह से हम क्या करें कि हम कटिंग टूल की डिजाइन भी इन हाउस कर सकें, और किस तरह की एक्सपर्टीज यूज करें कि हमारी कटिंग टूल की डिजाइन इजीली इन हाउस ही हो जाए, और उसकी डिजाइन तैयार करके उसको आउटसोर्स करके हम मैन्युफैक्चर करा सकें, और हो सके तो इन हाउस ही हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। तो मिस्टर टोकर, कुछ आप हमें बताइए कि किस तरह से कटिंग टूल की डिजाइन की जाए और उसका सही तरीके से यूज किया जाए। देखिए, अगर मैं कोई भी टूल है जैसे कि इंटरनल ब्रोचिंग है, ब्रोचिंग का जो डिजाइन है कई बार कंपाउंड में रनआउट, फेस रनआउट आता है। और वो क्यों आता है? बोर और फ्लैंक और माइनर और मेजर डायमीटर, ये कॉम्बिनेशन ब्रोच डिजाइन होगा। अगर आपने इंटरस्पेस ब्रोच है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इंटरस्पेस ब्रोच क्या होता है कि मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर एक बार में ही होता है, तो उसमें आपका सारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। डिजाइन आरपीटी ऑफ द ब्रोच, अब पुल एंड और जे एंड, क्या उसमें रनआउट तो नहीं है? अगर है आप उसको इंश्योर करें, या टूल मेकर से बोले कि मेरा रनआउट ये होना चाहिए। ब्रोच को यूज करते 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 कई दफा ब्रोच बैंड हो जाता है, उसको हम स्ट्रेटिंग भी कर सकते हैं। ड्रिल की बात है, कोई भी ड्रिल हो, कोई भी कोड ड्रिल हो, कोई भी गन ड्रिल हो, गन ड्रिल बहुत कॉस्टली है। गन ड्रिल में D/4 ज्योमेट्री है। अब D/4 ज्योमेट्री कितना ही गन ड्रिल, कितनी कंपनियां तो CKD गन ड्रिल यूज करती हैं, बाहर से मंगाती हैं। अब इस गन ड्रिल को आपने कैसे ग्राइंड किया है? वो गन ड्रिल में अगर आपने D/4 ज्योमेट्री अगर प्रॉपर नहीं है तो लाइफ भी नहीं देगा और गन ड्रिल टूट भी जाता है। कॉस्ट वाइज बहुत कॉस्ट आ जाती है। ड्रिल में कोई भी लिप एंगल, एल्युमिनियम फेस की ज्योमेट्री और स्टील की ज्योमेट्री दोनों बहुत डिफरेंस है। फ्रंट ज्योमेट्री ऑफ द ड्रिल
back taper of the drill, thickness, web thickness of the drill, on diameter क्या 0.07/100% रेशियो में डिजाइन है जिससे वो लाइफ अपनी पूरी देके जाएगा, चाहे उसको 10 बार शार्पनिंग कर दे। लेकिन कई बार टूल मेकर अपना डिजाइन वो डिफाइन ही नहीं करते हैं ड्राइंग में, क्यों? यूजर को पता नहीं टूल डिजाइन का। तो हम इस चीज में पूरी हेल्प करते हैं, पूरा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं जिससे कि टूल लाइफ पूरी मिले और टूल ब्रेकेज ना। और कंपोनेंट भी कितने पार्ट तो हम देखते हैं फाइनल स्टेज पे रिजेक्शन आ जाते हैं, टूल ब्रेकेज हो जाता है। इन डिजाइन से पॉइंट ऑफ व्यू हॉब है, हॉब में अगर मैं बोलता हूं 32 का बोर्ड है, 31.7 उसे प्लस 11 माइक्रोन आईडी की टॉलरेंस होती है, ओनली 11 माइक्रोन। अगर आपका बोर्ड का साइज मैक्सिमम साइज है, बट 32 बोर्ड में आपका 11 माइक्रोन अलाउंस प्लस है, हर लिमिट में है, वो टूल की लाइफ कम आएगी। हॉब में बेल माउथ आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरसेक्ट, इन जो इंटरफिटिंग है आर्बर और बोर्ड का जो फिटमेंट रेशियो है उसमें अलाउंस ज्यादा, क्योंकि आर्बर 2 माइक्रोन डाउन हुआ है, 11 माइक्रोन हुआ है, 13 माइक्रोन पे सेंटर से 6.5 माइक्रोन हॉब आउट चलेगा, जिससे कि लाइफ कम आए। हमें देखना चाहिए डिजाइन में कि हॉब का जो बोर्ड है वो मीन पे आ जाए। हॉब मेकर से बोलिए कि वो मीन पे बना के दे। बॉस रनआउट 2 माइक्रोन, फेस रनआउट 2 माइक्रोन पॉजिटिव, जिसपे हम हॉबिंग पे डायल करते हैं। सेम शेपर कटर, टॉप और बॉटम वो सिर्फ ग्राइंडिंग नहीं होता, उसके बाद वो सुपर लैपिंग किया जाता है शेपर कटर। कोई भी शेपर कटर हो, बॉटम फेस ऑलवेज लैप्ड, नॉट ग्राउंड। दैट इज माई चैलेंज इन होल वर्ल्ड। धरती में कोई भी शेपर कटर है वो बॉटम फेस हमेशा सुपर लैपिंग होता है, जिसका रनआउट 2 माइक्रोन में होता है। अगर 4 माइक्रोन है आप शेपर कटर रिजेक्ट कर दीजिएगा स्ट्रेट वे। आप शेपर कटर में कैसे भी जो हम रेक एंगल मेंटेन करते हैं उसका रनआउट मैक्सिमम अचीव कीजिएगा 2 माइक्रोन, ताकि कितने भी नंबर ऑफ कट हो, डेप्थ ऑफ कट, शेपर कटर इक्वल लोड आए, हर चीज पे सिमिलर लोड आए, लाइफ ज्यादा आएगी, टूल चिप ऑफ बंद हो जाएगा। कितनी चीजों में हम देखते हैं कि एक प्रोफाइल ठीक है, दूसरी प्रोफाइल में थोड़ा सा रबिंग आ रहा है, इट मींस हेलिक्स एंगल में प्रॉब्लम है हॉब के, या टिल्टिंग में, या मेटेरियल में। इन सब चीजों को देख के टूल डिजाइन बहुत बड़ी चीज है। टूल डिजाइन या टूल एक्यूरेसी या टूल की जो डायमेंशन है, बोर की, फेस की, कोई भी फिटमेंट की, टेपर की, वो एज पर मीन में होगा, लो लाइफ देगा, मैक्सिमम साइड में होगा, लाइफ कम देगा। चाहे आपको फ्यूचरा, टाइटन, टेर कोई भी कोटिंग करा लें, कोई भी थिकनेस 4 माइक्रोन 5 माइक्रोन कोटिंग करा लें, लेकिन आपका टूल मीन साइज में होगा और वो आपको लाइफ अच्छी से अच्छी देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डिजाइन में तो बहुत है, ड्रिल में है, रीमर में है। रीमर में आप हेलिकल चलाएंगे, डिपेंड करता आपका अलाउंस क्या है। स्पर में हमेशा हेलिकल रीमर लाइफ अच्छी देता है। 35 ड्रिल की जो हेलिक्स एंगल है, क्या 35 है, 45 है, 15 डिग्री है, आप देखेंगे स्पर नहीं चलता, ड्रिल हमेशा हेलिकल में चलता है। लिप एंगल फ्रंट का जो 118 डिग्री है, 140 डिग्री है, वो रनआउट लिप के सिर्फ 4 माइक्रोन होना चाहिए, नॉट मोर देन 5, दैट्स इट, बिकॉज बोथ लिप विल वर्क सेम, लोड सेम, रनआउट सेम, आपकी लाइफ ज्यादा देगा। मेनली नॉन फेरस मेटल लाइक दैट एल्यूमिनियम, ब्रोंज, कॉपर, ब्रास, इनमें बहुत लिप एंगल का प्राइमरी एंगल 12 डिग्री है, स्टील में 6 डिग्री है या 8 डिग्री है, एल्यूमिनियम में 14 डिग्री है, सेकेंडरी 25 है, उसको मेंटेन कीजिएगा। वेब थिकनेस को मेंटेन कीजिएगा, वेब थिनर को मेंटेन कीजिएगा, बैक टेपर को मेंटेन कीजिएगा, ओवरऑल रनआउट मेंटेन कीजिएगा, और टूल का ग्रेड सिलेक्शन कीजिएगा मेटेरियल के अकॉर्डिंग। तो देखा आपने किस तरीके से आप डिजाइन करते समय टूल में कितना कितना रनआउट रखना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रनआउट रखना है, किस सरफेस पे रनआउट रखना है, ऊपर रनआउट रखना है कि बीच में रनआउट रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी सर ने बताया हमें। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आप अपने कॉस्ट पर कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप
टूल की डिजाइन भी तैयार करते वक्त ये ध्यान रख सकते हैं कि कहां कहां हमें रनआउट की रिक्वायरमेंट है, और सप्लायर से आप उन जगहों पे रनआउट की रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं और उसके बेसिस पे टूल की मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद जब आपको टूल मिले तो यह भी ध्यान रखना है कि क्या आपने जिन जिन जगहों पे रनआउट मांगा है, क्या वो रनआउट टूल में अचीव हो रहा है या नहीं अचीव हो रहा है। अगर अचीव हो रहा है तब तो आप टूल को एक्सेप्ट करें उस सप्लायर से, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है और आपकी रिजेक्शन को बढ़ाने वाला है। तो अगर आपको रिजेक्शन को कम करना है तो रिसीविंग इंस्पेक्शन ऑफ टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके टूल के लिए और आपकी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए, साथ ही साथ आपके मैन्युफैक्चरिंग की इंप्रूवमेंट के लिए। तो टूल डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इंस्पेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपके पास टूल रिसीव हो रहा है किसी सप्लायर से। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि इतने एक्सपर्ट बंदे को क्यों ना हम बुला लें और अपनी कंपनी की सारी प्रॉब्लम का सलूशन पा लें, मगर ये कैसे पॉसिबल है। तो ये मिस्टर टोकस अपना एक फर्म भी चलाते हैं, CS कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से। तो हम अब कुछ इनसे जानेंगे इनके फर्म के बारे में कि किस किस तरह की चीजों को ये अपनी सर्विसेज देते हैं और कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने अब तक सर्विसेज दे रखी हैं और किस किस बड़े प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया हुआ है। तो मिस्टर टोकस, आप अपने फर्म के बारे में कुछ बताएं जिससे कि बाकी लोग, बाकी मैन्युफैक्चरर भी कुछ आपसे फायदा ले सकें। देखिए, कंसल्टेंसी तो मैं अप्रॉक्स 70 कंपनी में दे चुका हूँ और अभी भी मेरे पास काफ़ी कंपनियाँ हैं जिनको मैं अभी सर्विस दे रहा हूँ। मेरे पास अच्छे इंजीनियर हैं। मेरी जो कंपनी है, ये मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी का नाम हीरो नहीं रखवाया था जब मेरे को एडवाइज़र बनाया था। मैं एल्यूमिनियम फेस में, स्टील फेस में, गेज सेक्शन में, किसी भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए सेम मेन पावर में, सेम मशीन से, सेम सेटअप से हम मिनिमम, मैं बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मिनिमम मैं टूल कॉस्ट पे 20% में आपको दे सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, इंक्रीज में मीन्स वो तो डिपेंड करता है विजिट के बाद, मशीन को ऑपरेशन के बाद। वो हमारा ओपन चैलेंज है, 20% हम प्रोडक्टिविटी मिनिमम सेम मशीन से इंक्रीज कर देते हैं बाय पैरामीटर, बाय आवर कॉम्बिनेशन टूल, बाय मशीन ओरिएंटेशन, बाय फीचरिंग, बाय आवर स्पेशल एक्सपर्टीज। ये गारंटी है, साथ है कि हम किसी भी टूल से हम दूर नहीं है। हर टूल के बारे में, कार्बाइड हो, PCD हो, कार्बाइड हॉब हो, कोई भी टूल फॉर्म टूल हो, PCD का, CBN का, इंसर्ट का, रिफॉर्मिंग का, सारी सर्विस हम कस्टमर केयर पे जाके दे रहे। हाँ, हमें कोई भी होल इंडिया में, किसी भी इंडिया के कॉर्नर में आपको मेरी कहीं भी जरूरत है, फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको वीडियो कॉल कीजिएगा या मेरे को अपनी ड्राइंग दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा जिससे हम आगे आपको सर्विस दूंगा। मेरे को अभी किसी भी कंपनी ने अगर इनवाइट किया है तो मैंने मना नहीं किया है। डिपेंड करता है कि उस कंपनी का जो एक होनेस्ट डेडिकेट टीम अगर है, हमारा मन बहुत अच्छे से काम करने को मन करता है। इन सब बातों के साथ अब हम मिस्टर टोकस से ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक इन्होंने कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है और एक अच्छा अपना एक्सपर्टीज उनको दिया है। कंपनी तो मुंजाल शोवा है, शिवम ऑटो है, किरण उद्योग है और सारे प्लांटों में रहा मैं। शिवम ऑटो में हमारी जितने भी हीरो की इंसुलेरी रही है ऑटोमोबाइल कंपाउंड मेकर, सभी के यहाँ गया हूँ मैं। अभी जो मेरी अलग से कंपनियां हैं, जो अभी तो लेटेस्ट में ASK में था, ASK मानेसर, जिनके काफी बड़े प्लांट हैं, बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। मुंजाल शोवा में बहुत अच्छे से काम किया। मैं अगर एफटेक के बारे में बोलूं तो एक बिरला कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है। वहां मैंने टोटल रिपोर्टिंग नीरज जैन MD साहब को रिपोर्टिंग की और सारे प्लांट हेड को रिपोर्टिंग की और अच्छे से उनको बहुत टीम के साथ बहुत बड़ी सेविंग करके दी है। वो कंपनियां तो मेरे पास बहुत हैं, मेरे PPT में डिक्लेयर है, वो फ्यू कंपनी मैंने लिखी हुई हैं। वैसे और भी मेरी अब्रॉड में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ, मैं NRI हूँ,
2007 से। और फोर्ड कंपनी में जो जिलों में इंजन प्लांट था वहाँ बहुत जोर से काम किया और कई सालों काम किया। तो इन सब के साथ साथ अब हम मिस्टर टोकर से जानना चाहेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन पे इन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट और एक्सपर्टीज दी है और कॉस्ट पर कंपोनेंट रिड्यूस करके दिखाया है। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के नाम बताइए जिन पे आपने वर्क किया और कॉस्ट को रिड्यूस किया, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। जैसे कि गेज से बोलूँगा तो जीपीडी हमारा कंपनी में जो 35 सेकंड में 35 से 40 सेकंड में शेविंग में बनता था प्लंज ऑपरेशन से। शेविंग कैटेगरी शार्पनिंग करते थे, उसका टाइम कॉस्ट आती थी। मशीन की कॉस्ट 2-3 करोड़ होती है, उस पर शेविंग कटर ग्राइंड होता है, फिर वो मशीन पे जाता है, फिर उसके रिजल्ट 70% आते हैं। कभी शेविंग कटर चलता है, कभी नहीं चलता। इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने मेरे को बहुत वाइड ओपन चैलेंज दिया, ओपन काम दिया और ओपन फ्री हैंड दिया। मैं जर्मन गया, प्रोफिरोल गया, स्कोफेयर गया, फ्रांस, और दोनों कंपनियों से एक आइडिया लिया और इसको मैंने शेविंग कटर मशीन को ग्लीसन की 4 मशीन को निकाल के एक गियर रोलिंग लिया, जिसका साइकिल टाइम 5 सेकंड फ्लोर टू फ्लोर आया। जीपीडी जो कई मॉडलों में हमारे हीरो में काम आता है। आज इसको मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। नाची रैक रोलिंग का जो एक बार सर्कुलर रोलिंग ही करता था, सुगामी योर रोलिंग मशीन जो बनाती हैं, उसको हमने एक मशीन पे रैक रोलिंग में वर्टिकल 3 ऑपरेशन 1 टाइम कितने सेकंड में? 10 सेकंड में 3 रोलिंग गैंग रोलिंग करके हमने इसको अचीव किया। गियर रोलिंग में तो हमने 4 मशीन 12 ऑपरेटर को हटा के एक प्रोफिरोल की मशीन को हमने इंस्टॉल किया और रिजल्ट आज भी वो 14 साल से मशीन चल रही है। रोल की जो लाइफ है वो 2 लाख कंपाउंड है। मैं अप्रोक्सीमेट बोलूंगा, आजकल पता नहीं कितनी कंपनी मतलब क्या लाइफ आ रही है, ज्यादा ही होगी। साइकिल टाइम फ्लो टू फ्लो 5 सेकंड अगेंस्ट 35 सेकंड और 4 मशीन की जो प्रोडक्शन है वो एक मशीन से रिजल्ट हीरो में आ रहा है। कंपनियों ने ऑफर तो बहुत किया, चांस बहुत दिया, मैं नाम नहीं लूंगा 2 व्हीलर कंपनी का, लेकिन मैं अपनी इस कंपनी को छोड़ के मैं कहीं नहीं गया। हाँ, अब मैं अपने मेरा सेल्फ कंपनी है मेरी और मैं अपनी कंपनी के थ्रू कहीं भी मैं इंडिपेंडेंट सर्विस देता हूँ। तो देखा आपने ये कितनी बड़ी बड़ी क्रूशियल प्रॉब्लम को बहुत ही चुटकियों में खत्म कर देते हैं और कॉस्ट पर कंपोनेंट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए कि आप भी कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम को इम्प्रूव कराना चाहते हो, कॉस्ट पर कंपोनेंट रिड्यूस कराना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर पॉपअप हो रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल्स डाल रखी हैं। आप उन पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि हम समझ सकें कि आपकी और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हम और भी कई तरह की इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिए और साथ साथ में अपना कमेंट जरूर शेयर करिए ताकि हम आपको अपनी तरफ से उन कमेंट्स के जवाब दे सकें। साथ ही साथ इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा लगातार आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कमियां खत्म हो सके और इंप्रूवमेंट बढ़ सके, कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस हो सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय और अपनी कंपनियों का ग्रोथ बढ़ाते रहिए।